Hello everyone, myself दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनोड़ा। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और एक काफी लंबे टाइम के बाद वापस हमारी ऑनलाइन क्लासेस का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से फैमिली प्रॉब्लम्स में था, जिसकी वजह से कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं आप सभी को सॉरी कहता हूं। और लेकिन अब से हमारे वीडियो रेगुलर चलेंगे, जैसे पहले चल रहे थे। रोज एक वीडियो आएगा, कभी क्लास 10th का तो कभी क्लास 12th का। तो हम आज बात करेंगे क्लास 10th साइंस, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 6th चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। और उसके अंदर मैंने आपको दिया था होमवर्क, और होमवर्क था मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और मैंने कहा था कि आपको 10 एग्जांपल्स दोनों के लिखकर मुझे भेजने हैं। और मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा, जिसमें से ये तनिष्क पंड्या, हिम भट्ट, हनी जैन, ठीक है, अन्वय दवे मितवाला, और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो जैसे वंश कोठारी, ठीक है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे, मैं कुछ नाम मिस कर रहा हूं, तो जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा, तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। साथ ही हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा आगे की क्लास। तो टिल द लास्ट लेक्चर हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम आगे बात करेंगे केमिकल चेंज के कुछ एक एग्जांपल्स देखते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के एग्जांपल्स मैंने कहा था, बहुत सारे बच्चों ने एग्जांपल्स भेजे। मैं एक एग्जांपल लूंगा जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है। फटाफट अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइए, बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम। अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में बताइए, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका मुझे होमवर्क में लिखकर भेजा था कि सर इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ऑब्वियसली इट इज करेक्ट, ये सही है, ये केमिकल चेंज ही है, लेकिन कुछ एक चीजें इसमें से समझने लायक है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपने कैंडल जला रखी है, कैंडल जल रही है। अब बर्निंग ऑफ कैंडल इज नो डाउट केमिकल चेंज, लेकिन इसमें एक और क्वेरी आती है, और वो क्वेरी ये है क्या कि जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, इसकी वैक्स, वैक्स मतलब क्या, मोम, इसकी वैक्स जो है वो क्या होती है, मेल्ट होती है। क्या होती है, मेल्ट होती है। मोम का पिघलना, यहां से मोम पिघली और आप लोगों ने नीचे आकर देखा होगा ठंडी होने के बाद वापस मोम जम जाती है। मतलब क्या कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ध्यान रखें, जब भी एग्जाम में आता है बर्निंग ऑफ कैंडल, देन यू हैव टू राइट केमिकल चेंज। तब आपको क्या लिखना है, केमिकल चेंज। लेकिन एग्जाम में आ गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, किसका एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती जलती है तो वैक्स पिघलती है, ठीक है, तो वो कहलाएगा फिजिकल चेंज, क्योंकि मोम पिघलने के बाद वापस मोम बन गई। तो फिजिकल चेंज का कंडीशन क्या था, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, रिवर्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, वापस वो रिवर्स हो सकता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज की, हम बात कर रहे थे लास्ट, उसके अंदर कई सारे पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है। तो बात किसकी करी थी अपन ने, केमिकल चेंज के अंदर कोई नई चीज, नई सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, और कई सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जैसे कलर है, उसकी डेंसिटी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो उसका चेंज हो जाता है। इसकी हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर तक। अब अगर अपन बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज होने के लिए क्या जरूरी है, तो कोई ना कोई दो चीजें, एक तो सेल्फ हो जाए, या फिर आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है। बिना किसी फैक्टर के आप रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो दो चीज मैं बोल रहा हूं,
पहली कि रिएक्शन अपने आप हो जाए, दूसरा कि किसी न किसी चीज की मदद लेनी पड़े, और जहां पर भी केमिकल रिएक्शन है वही, जहां केमिकल चेंज है वही केमिकल रिएक्शन होगी। देखो बहुत सारी बातें समझनी है, तो एक बार यहां तक समझ में आ चुका। केमिकल चेंज जहां हुआ है वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ये बात दिमाग में रखनी है। जहां पर भी केमिकल चेंज है वहां कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस हुई है, इसलिए वो केमिकल चेंज दिख रहा है। अब आगे आपका टॉपिक आता है जो टेक्स्ट बुक का, वो है केमिकल इक्वेशन। अगला कौन सा है? केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब क्या है केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज द मेथड टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी भी प्रकार की, उसको हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। और इसका रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? दो तरीके से। केमिकल इक्वेशन को आप दो तरीके से बता सकते हो। पहली तो है वर्ड इक्वेशन। पहली कौन सी है? वर्ड इक्वेशन। दूसरी है सिंबल इक्वेशन। दूसरी कौन सी है? सिंबल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना कहलाता है केमिकल इक्वेशन, जिसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो है वर्ड इक्वेशन, दूसरा है सिंबल इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन अपन एग्जांपल लेते हैं। अब केमिकल चेंज के साथ केमिकल इक्वेशन को मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कह रहा हूं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, क्या बनता है मुझे बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर। अब बात को ध्यान से समझना। यहां पहले हाइड्रोजन था, अब क्या बन गया? वाटर। यहां पहले ऑक्सीजन था, अब क्या बन गया? वाटर। ठीक है। यहां केमिकल फॉर्मूला कुछ और था, यहां पर केमिकल फॉर्मूला कुछ और है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज। इसका एग्जांपल है केमिकल चेंज। बात को ध्यान से समझना। अब ये केमिकल चेंज हुआ, मतलब यहां पर क्या है? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको ये जो मैंने लिखा है वो है वर्ड इक्वेशन। वर्ड की तरह लिखा है मैंने। क्या लिखा है? तो आपको समझ में आना चाहिए। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करके वो क्या बना रहे हैं? वाटर। पहले जो इजाद हुई इसकी, जो इसको बताया गया वो इसी तरीके से बताया गया, लेकिन फिर ये हुआ कि वर्ड इक्वेशन को लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत लंबा हो रहा था मेथड। तो फिर इन्होंने सोचा कि इसको इजी वे में रिप्रेजेंट किया जाए, और तब आया सिंबल इक्वेशन। क्या आया? सिंबल इक्वेशन। जैसे कि जो हम अभी व्हाट्सएप पे लेते हैं, व्हाट्सएप में नहीं कर रहे अपन, किसी को थैंक यू कहना हो तो TQ। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म्स हैं, सॉरी को SRY लिख देते हैं अपन। ठीक है। तो कई सारे ऐसी चीजें, हैप्पी बर्थडे को HBD लिखते हैं। तो हम इसी तरीके से वर्ड इक्वेशन को शॉर्ट करके लिखते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि सिंबल इक्वेशन में कि आपके पास जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, तो आप क्या करो, इनके सिंबल या इनके मोलिकुलर फॉर्मूला लिख दीजिए। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या था? H2, ऑक्सीजन का O2, और ये बन गया आपका H2। इसका H2, इसका O2, और ये बन गया आपका H2O। इस तरीके से आपकी बन गई ये वर्ड इक्वेशन। ये क्या बनी आपकी? वर्ड इक्वेशन। तो हम बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो तरीके मैंने आपको बताए, एक है वर्ड इक्वेशन, जो ये रहा एग्जांपल, ये आपकी सिंबल इक्वेशन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप्स राइटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखोगे, क्या तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। तो केमिकल इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो हमको अच्छे से आने चाहिए। क्या है तो ध्यान से समझना, वो पॉइंट्स क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझना है कि आपके पास कोई भी रिएक्शन होगी, एनीथिंग, तो आपने उसको लिखा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो
प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी प्लस डी बन रहा है। आप इस रिएक्शन को कैसे रीड करोगे, आप इस रिएक्शन को कैसे रीड करोगे, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले समझना, एरो के लेफ्ट साइड में जो है या यहां पर एरो के पूंछ की तरफ जो भाग है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? ये पॉइंट, अब ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं ना, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एरो के बैक साइड वाला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और फ्रंट साइड जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। फ्रंट साइड क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। और इनके बीच में हम एक एरो लगाते हैं जो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बात को ध्यान से समझना। ए प्लस बी क्या है? रिएक्टेंट्स। सी प्लस डी क्या है? प्रोडक्ट्स। और ये एरो आपको ये बता रहा है कि रिएक्शन यहां से यूं जा रही है। अगर एरो नहीं होता तो आप ये भी तो समझ सकते थे कि सी डी मिलकर ए बी बना रहा है। अब इस रिएक्शन को रीड करना आपको आना चाहिए। क्या बोलोगे आप? रिएक्टेंट्स ए एंड बी रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स सी एंड डी। ए बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी डी को बना रहे हैं। और बात, कई बार आपने देखा होगा कि इस एरो के ऊपर या इस एरो के नीचे कभी कभी कुछ लिखा होता है जिसको हम कहते हैं कैटालिस्ट, जो हमारे इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इसी चैप्टर के अंदर कैटालिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी इसकी कोई बात नहीं कर रहा हूं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कैटालिस्ट, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बता रहे एरो के ऊपर नीचे जो लिखा होता है वो है कैटालिस्ट या कोई नेसेसरी कंडीशन। तो ए प्लस बी की बात होगी, सी डी की बात होगी, इन सब की बात होगी। अब हमको केमिकल रिएक्शन और क्या क्या बताता है, और क्या क्या बताता है? तो देखिए, कई बार केमिकल रिएक्शंस की ब्रैकेट में यहां पर कुछ लिखा होता है। तो इस ब्रैकेट में किसकी जानकारी मिलती है? तो ब्रैकेट में लिखा रहता है फिजिकल स्टेट। क्या लिखा रहता है? फिजिकल स्टेट। अगर एस लिखा है मतलब वो सब्सटेंस कौन सी स्टेट में है? सॉलिड। अगर एल लिखा है मतलब आपको समझना है लिक्विड। जी आपको लिखा है तो मतलब समझना है गैस। अब ये तीन तो आप समझ जाओगे, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। लेकिन इन तीनों के अलावा एक और चीज भी आपको मिलेगी, वो मिलेगा एक्यू। ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ब्रैकेट में। क्या मिलेगा? एक्यू। इसका मतलब समझना है, ये मतलब है एक्वस। क्या मतलब है? एक्वस। एक्वस का मतलब है सॉल्यूशन इन वाटर। क्या है? सॉल्यूशन इन वाटर। अब एग्जांपल के लिए मैं यहां बता ही देता हूं, आपको यूं लिख रखा है C6H12O6S। मतलब ये कि ग्लूकोज को सॉलिड फॉर्म में ले रखा है, मतलब पाउडर ले रखा है ग्लूकोज का। क्या ले रखा है? ग्लूकोज का पाउडर ले रखा है। C6H2O6S यूं लिख रखा है, मतलब उसका पाउडर ले रखा है। लेकिन यहीं पर मैं एस की जगह लिख दूं एक्यू, तब आपको पता पड़नी चाहिए कि अब ग्लूकोज का पाउडर नहीं है, उसका सॉल्यूशन बना दिया वाटर के साथ। मतलब ये आपको लिक्विड मिलेगा, लेकिन वहां लिक्विड नहीं लिखते हैं क्योंकि ग्लूकोज प्योर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, उसको लिक्विड बनाया आपने वाटर में डिसोल्व करके। दैट्स व्हाई दिस स्टेट इज यूज्ड। एक्वस का मतलब क्या है? सॉल्यूशन इन वाटर या सॉल्यूशन इन एनी लिक्विड। अगर एक्यू लिख रखा है तो आपको समझ जाना है कि इसका सॉल्यूशन बना दिया है वाटर में। तो ये चार चीजें यहां पर लिखी हुई होंगी जो आपको समझना है ब्रैकेट में। देखो, ये सारी बातें मैं समझा रहा हूं। केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट्स की बात होगी, प्रोडक्ट्स की बात होगी, कैटालिस्ट की होगी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस की बात होगी, फिजिकल स्टेट की बात होगी। तो ये फिजिकल स्टेट है। लेकिन कई बार आपको सिंबल ऐसा नहीं मिलकर एरो का सिंबल आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। कैसा मिलेगा? कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो एरो है वो तो रिप्रेजेंट करता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। किसको शो करता है? इरिवर्सिबल। मतलब एट अ टाइम रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। लेकिन अगर आपको डबल साइड एरो दे रखा है तो मतलब ये आपको बताता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में बताता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसके लिए आप आगे जाकर एक टर्म और पढ़ोगे जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, जो आप क्लास 11th अगर साइंस लेते हो तो पढ़ोगे डिटेल में। इक्विलिब्रियम टर्म लेते हैं सामने। पर अभी आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तक ही रहना है, उससे ज्यादा आगे बढ़ना नहीं। तो केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है, एक बार मैं इसको मिटा के सही ढंग से लिख देता हूं ताकि आप नोट करना चाहें
देखिए, अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो साथ में नोटबुक पेन लेकर चलिए। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं साथ साथ में आप नोट करते जाइए। क्या है आपके पास, A प्लस बी, रिएक्शन हो रही है C प्लस डी। इनको मैंने क्या बताया, रिएक्टेंट्स। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट्स। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहां पर क्या आ जाएगा, कैटालिस्ट। और यहां ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, फिजिकल स्टेट। क्या लिखा होगा, फिजिकल स्टेट। तो ये मेथड है हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लियर। तो अब इसके अलावा कोई नई चीज आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, फिक्स नहीं मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन से संबंधित कुछ और बात करनी है। ऑलमोस्ट केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम बात कर चुके हैं। अब यहां पर एक नई चीज और बताता हूं मैं। हमने अभी तो रिएक्शन लिखी थी, उसी की बात करते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, वाटर। H2 is gas, O2 is gas, while formed H2O is liquid। तीनों की स्टेट लिख दी। ये प्लस साइन ये बता रहा है कि रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, और यहां प्रोडक्ट्स अगर एक से ज्यादा होंगे तो भी प्लस साइन लगेगा, रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा है तो भी प्लस का साइन लगेगा। प्लस का साइन का क्या मतलब है वो समझना है, अब समझना है। अभी जो ये रिएक्शन लिखी है, यहां पर अब आपका टॉपिक आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी, हमको देखना होता है। तो कैसे देखते हैं, आपको ये देखना है कि यहां जितने हाइड्रोजन है उतने यहां हाइड्रोजन होने चाहिए, यहां जितने ऑक्सीजन है उतने यहां पर ऑक्सीजन होने चाहिए। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां ऑक्सीजन 2, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 1। मतलब क्या, दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। ये इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक नाम देते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और ये अनबैलेंस्ड क्यों है, तो बैलेंसिंग का पता लगाया जाता है। एक नियम आता है यहां पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये नियम हमको बताता है कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड है और कौन सी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। ये पढ़ चुके हो नियम आप पहले भी कई बार, मैं फिर बता देता हूं नियम का मतलब क्या है। ये नियम हमको बताता है मास इज नाइदर क्रिएटेड नोर destroyed during a chemical reaction। ये कहता है हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास कभी भी बनता नहीं है और मास कभी भी घटता नहीं है केमिकल रिएक्शन के दौरान। मतलब ये कि आपने रिएक्टेंट्स अगर 100 ग्राम ले रखे हैं, प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, 100 ग्राम। मतलब यहां का जो मास है और यहां का जो मास है वो इक्वल आना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और कैसे लिख सकते हैं हम, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो अब हम कैसे बात करेंगे आपको समझा देता हूं मैं, फिर मास कैसे पता लगेगा। तो मास हमारे पास एक है मोलिकुलर मास। क्या है, मोलिकुलर मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना माना जाएगा मास, 2 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना माना गया, 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 न्यू, 2 ऑक्सीजन है तो कितना माना गया, ये 32 ग्राम। मतलब ये कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो गया, 2 + 32 कितना आ गया, 34। दोनों रिएक्टेंट्स है ना, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स 34। अब इसका निकालना है, हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो कितना आ गया, 2, और ऑक्सीजन का 1 तो कितना आ गया,
2 प्लस 16 कितना आया 18। मुझे बताइए क्या ये दोनों बराबर है क्या? यहाँ तो 34 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर दिस रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही, और जो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। पता होना चाहिए क्या होता है स्केलेटल। अब आपको पूछेंगे व्हाट आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो आप क्या कहेंगे? द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहोगे? स्केलेटल इक्वेशन की डेफिनेशन बोल रहा हूं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन सुनेंगे। द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन which do not follow law of conservation of mass या which does not follow law of conservation of mass are known as skeletal chemical equation। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती उन सारी रिएक्शंस को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। लेकिन अब बात यह आ रही है कि सर ये तो अनबैलेंस्ड है, फिर भी ये रिएक्शन तो चलती है, लेकिन ये रिएक्शन आपने कैसे देखी होगी मैं वो भी बता देता हूं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे फॉलो करेगी? तो ये H2 प्लस O2 और H2, और इसीलिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम बैलेंस से। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो स्केलेटल हो, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती हैं, उनके नंबर ऑफ एटॉम्स में बदलाव करके हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। हमको क्या करना है? नंबर ऑफ एटॉम्स में बदलाव कर दो। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ इस तरीके से बदलाव करते हैं। कैसे किया मैं समझाऊंगा, अभी लोड नहीं लेना है, अभी खाली मैं समझा रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। अब चेक करो क्या ये बैलेंस है। अब देखो 2 टू 4 हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 4। ये दो तो H2 का है और यहां आगे 2 लगा है, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए कॉमन है। 2 टू 4 टोटल कितना हाइड्रोजन हो गए? 4। एक हाइड्रोजन का कितना था? 1, तो 4 का कितना हो गया? 4। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया? 32। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो गया? 4 प्लस 32 कितना आ गया? 36 ग्राम। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 टू 4, ये 4 ग्राम प्लस, अब देखो ऑक्सीजन ये 2 आगे लिखा है, मतलब सबके लिए कॉमन है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32। तो 4 प्लस 32 ये भी कितना आ गया? 36 ग्राम आ गया। द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब आपकी रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड। और आप गिन भी सकते हो, 2 टू 4 हाइड्रोजन, 2 टू 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इतनी बात बच्चे नहीं करनी है, ये खाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने के लिए कर रहा हूं मैं। तो अब समझ में पड़ा व्हाई वी नीड टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, क्योंकि कई सारी केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड रहती हैं और उनको बैलेंस करने के लिए हमको ये टॉपिक पढ़ना है। और हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो उनके नंबर ऑफ एटॉम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं? इसको बैलेंस। यस, अब हम सीखेंगे रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या कहलाते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। एरो के पीछे वाले क्या कहलाते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। दीज आर फटाफट लिखिए। दीज आर रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं इनको? रिएक्टेंट्स। दीज आर प्रोडक्ट्स एंड दिस शो द डायरेक्शन ऑफ एरो रिएक्शन। अब आपको क्या करना है? इसको चेक कर लीजिए पहले क्या बैलेंस है। जब भी आपको एग्जाम में भी रिएक्शन दे रखी होगी तो कई बार क्या होता है पहले से बैलेंस दे दी जाती है, तो आप चेक करिए। यहां पर कार्बन कितने हैं? 3। यहां पर कार्बन आपको एक ही दिख रहा है, पहले क्लियर हो गया कि ये तो अनबैलेंस है, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। और जब भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड मिलेगी तो आपको क्या करना है? जो गिवन है उनको बॉक्स में पैक कर दो। देखो मैं अलग तरीका बता रहा हूं, टेक्स्ट बुक के तरीके पर नहीं जाए, और ये हर बार नहीं करना है, खाली आप कुछ प्रैक्टिस करते हो ना आप। जैसे कि याद करिए आप लोगों ने जब स्कूल में फर्स्ट एडिशन सीखा होगा, तो एडिशन कैसे सीखते हैं अपन? 4 प्लस 3, अभी तो आप तुरंत लिख देते हो, 7 लिखते हो ना। पहले हमको मैम कैसे सिखाते थे? मैंने जो सीखा वो तरीका मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे सीखा। हमको कैसे बताते थे? यहाँ 4 लिख रखा है, मतलब हमको क्या करनी थी? ऐसे 4 लाइन्स बनानी है, फिर 0, फिर कितना है? 3, तो हम फिर 3 लाइन्स बनाते हैं। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आ गया 7। लेकिन आज आपको एडिशन जब दिया जाता है
तो हम क्या करते हैं, क्या फट से लिख देंगे 27, ऐसे करेंगे क्या 14 लाइन्स करो 13 लाइन। पहले ऐसा क्यों कराया? ऐसा इसलिए कराया बिकॉज एट दिस टाइम जब हम उस समय पर थे तब हम लर्निंग स्टेज पर थे, हम सीख रहे थे, लेकिन आज हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज हमारी प्रैक्टिस ने हमको इतना परफेक्ट बना दिया है कि अब हमको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो बस यही समझिए कि मान लीजिए आप अभी केमिकल रिएक्शन के लर्निंग स्टेज में, इसलिए मैं आपको ये सब तरीके बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप ओरली बैलेंस कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं और 100% आप कर लोगे। खाली मैं जितना बता रहा हूं उतना पहले प्रॉपर फॉलो करना है। पहला काम, इन सबको बॉक्स में बंद कर दो। और बॉक्स में इसलिए बंद करना है क्योंकि हम सब इतने एक्सपर्ट हैं। अरे सर इसमें क्या करना है, ये C3 है तो इसको भी कर दो C3O2 खत्म, C3H तो ये C3O2, वहां भी C3, यहां भी C3, झंझट चलिए। ये बॉक्स ही मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि ये बॉक्स के अंदर जो कंपाउंड है ना उनका मोलिकुलर फॉर्मूला फिक्स है। मतलब ये कि इनको बैलेंस करने के लिए आप इस बॉक्स के अंदर जो जो चीजें हैं, नंबर या फॉर्मूला या जो भी है, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। पहला नियम समझना, बॉक्स के अंदर जो चीज चली गई उसके अंदर कोई बदलाव नहीं, और जो भी बदलाव करोगे वो किस फॉर्म में जुड़ता है, कोफिशिएंट। मतलब समझते हो ना, मैथ्स में पढ़ रखा होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2, जो उसके आगे जुड़ा हुआ है। तो मतलब यहां पर भी आप जो बदलाव करोगे वो कोफिशिएंट की तरह करोगे, मतलब इस बॉक्स के आगे जोड़ोगे। कहां जोड़ोगे, आगे। दूसरा नियम, पहला नियम क्या कि बॉक्स के अंदर जो चीजें है उसके साथ हम किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरा नियम, हम जो भी बदलाव करेंगे वो कहां लिखेंगे, बॉक्स के आगे। और जो बॉक्स के आगे लिखा है वो उस बॉक्स में आने वाले सब के लिए कॉमन रहेगा। मतलब ये कि मान लीजिए मैंने यहाँ 2 लिखा तो वो 2 इस कार्बन के लिए भी है और वो 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी है। तीसरा नियम, देखो नियम आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो खाली या तो नोट करना तो नोट करते जाए। फर्स्ट नियम क्या, वी अप्लाई बॉक्सेस ऑन द गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फर्स्ट। सेकेंड, वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। थर्ड रूल, वी मेक changes by adding coefficient outside the box या in front of box, बॉक्स के आगे की और कोफिशिएंट जोड़कर हम बदलाव कर सकते हैं। अब सुनना, अब आपको क्या करना है, यहां पर एक बॉक्स बनाना है। इस तरीके से यहां तो आप लिखोगे एलिमेंट, यहां पर आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर आप लिखोगे राइट हैंड साइड। या नहीं पता पड़े ज्यादा तो अपने तो ऐसे लिख दो सीधा, रिएक्टेंट साइड्स एंड प्रोडक्ट साइड, झंझट ही खत्म। एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, एक तो दिख रहा है कार्बन, एक आपको दिख रहा है हाइड्रोजन और एक आपको दिख रहा है ऑक्सीजन। कौन कौन से दिखे, एक आपको दिखा कार्बन, एक आपको दिखा हाइड्रोजन, एक आपको दिखा ऑक्सीजन, 3 दिखे आपको। अब आपको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड कार्बन कितना है 8, यहां कार्बन कितना है 1, यहां कार्बन 3, 8 कितना है 3, यहां कार्बन 3 था, यहां कार्बन 1 है। वहां पर हाइड्रोजन कितना है 8, यहां हाइड्रोजन कितना है 2, उस तरफ हाइड्रोजन कितना है 8, इधर हाइड्रोजन कितना है 2। ऑक्सीजन यहां पर है 2 और यहां पर देखो 2 तो ये रहा और एक ये रहा, यहां कितना है 3, ताकि हमको पता पड़े हम क्या करने जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो अगला रूल ढूंढना, समझना, फर्स्ट वी बैलेंस अदर एलिमेंट्स देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के पहले बाकियों को बैलेंस करो। तो कार्बन को बैलेंस करना है तो बात समझिए, हम मल्टीप्लाई करके ही बदल सकते हैं, कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं कर सकते। मतलब ये कि मुझे 3 को 1 बनाना है, पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लीकेशन से। मैं 3 में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है, मुझे माइनस करना पड़ेगा 2, और माइनस हम कर नहीं सकते हैं। तो हम किस तरह बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे इस तरह। क्या करेंगे कि 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों बराबर हो जाए, 3, यहां कर दो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या बन गया 3। तो अब आपको क्या करना है, यहां लिख दिया बॉक्स के बाहर 3,
बॉक्स के बाद क्या लिखा आपने 3। देखो ध्यान से समझना, ये सब रफ चल रहा है, अभी सीख रहे हैं हम, लर्निंग स्टेज है, याद रखना। तो ये तो हो गया, अब 3 करते ही अब ये अब नई टेबल बनेगी, कार्बन उधर 3, कार्बन इधर 3, पहला काम कंप्लीट। चलो अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन उधर 8, हाइड्रोजन अभी भी इधर कितना है 2, कार्बन ऑक्सीजन उधर 2, यहां ऑक्सीजन 3 2 6 और 1 7। अब ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन यहां कितना हो गया 7। नाउ वी हैव टू बैलेंस, हमें क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन, सॉरी हाँ, अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन उधर 8 है, तो यहां पर आप क्या कर दीजिए 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया ना, तो ये कर दिया आपने क्या 4। देखो स्टेप वाइज चल रहे हैं अपन, कुछ भी नहीं करना है, खाली मैं तो बता रहा हूं ना, चलते जाए। यहां जैसे मैंने 4 किया, हाइड्रोजन 8 हो गया कंप्लीट। चलो अब नई टेबल बनाइए, अब नई टेबल बनाइए, फिर मैं बोल रहा हूं खाली समझते जाएं, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। टेबल बनाते जाओ, सी वहां 3, सी यहां पर भी 3, हाइड्रोजन उधर 8, हाइड्रोजन इधर भी 8, लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन की बात हो गई, उसकी बात हो गई, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो यहां तो है 2, बट अब यहां ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6 एंड 4 10, 3 तो ये रहे, और यहां O2 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस ये 4 ऑक्सीजन ये रहे 10। तो 2, अब इस 10 को कर सकते क्या 2 नहीं, लेकिन 2 में 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10 बन गया, बना कि नहीं बना। तो यहां पर हम कर देंगे 5, क्या कर देंगे। तो अब आप क्या करिए, इस रिएक्शन को वापस लिखिए, C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2। टेबल बनाइए, CHO प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। कार्बन यहां कितना है 3, कार्बन यहां कितना है 3, हाइड्रोजन इधर कितना है 8, इधर हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन इधर कितना है 10, इधर कितना है 6 प्लस 4 10। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस, मतलब हमारी जो गिवन केमिकल रिएक्शंस है वो क्या है बैलेंस है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया। एक बार में समझ में नहीं आएगा, वापस बोल रहा हूं, पहला काम इनके ऊपर लगाना है बॉक्स। बॉक्स क्यों लगाना है, ताकि हमें ये पता पड़ जाए, देखो हमने बॉक्स के अंदर कोई चेंज किया क्या कहीं पर भी नहीं किया, पहला काम। दूसरा काम करना है कि ये पिक्चर ये क्लियर कर देनी है कि क्या करना है, जो भी लगाएंगे वो कोएफिशिएंट की तरह लगाएंगे, गुणांक, और वो क्या करेगा अंदर सब के लिए कॉमन रहेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कोएफिशिएंट क्या लगा है उसके लिए हमने यहाँ एक टेबल बनाई, और उस टेबल में हमको इक्वल बनाने के लिए हम सिर्फ क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई किया वो हमने क्या लगा दिया कोएफिशिएंट, और फिर बार बार हम चेक करते गए और रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। मैं फिर बोल देता हूं, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपका आज का होमवर्क टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखी, और बैक साइड एक्सरसाइज चैप्टर के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके अंदर जो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कहा गया है, आप सभी को वो रिएक्शन बैलेंस करनी है और मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई डाउट है, देन आप मुझे व्हाट्सएप करिए कि सर ये रिएक्शन हमसे बैलेंस नहीं हो रही है, मैं वो रिएक्शन बैलेंस करके आपको सेंड करूंगा, या मैं नेक्स्ट वीडियो में वो रिएक्शन बैलेंस करना सिखा दूंगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, अब जो मैंने सिखाया उस तरीके से आप सभी प्रैक्टिस करेंगे। तो बैलेंस करना मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस करनी है और मुझे भेजना है। अगली हम आगे बात करें और क्या केमिकल इक्वेशन हमको बता सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है N2 + 3H2 2NH3, तो ये क्या बता रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है। किसका सिंबल है, रिवर्सिबल। एरो के ऊपर और एरो के नीचे कुछ खास बात लिख रखी है, मतलब वो कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स एक्सेट्रा। दूसरी बात, कैटालिस्ट जो है वो एरो के ऊपर और नीचे लिखा रहता है, जैसे कि एग्जांपल अपन यहां पर लेते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये नाम है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2
इसका हाइड्रोजनेशन कराना है, निकेल की प्रेजेंस में होता है और ये बन जाता है CH3CH। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा आपको समझना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, निकेल कराएगा मदद। निकेल क्या है यहाँ पर? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को भी हम कहां लिखते हैं? एरो के अप साइड। बात को ध्यान से समझना। हमको ये पता है कि हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। क्यों? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से? 4। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। और ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। अब देखो ये रहा कार्बन, तो CH2 कुछ इस तरीके से है, ये हाइड्रोजन 2 बॉन्ड यहां बना रहा है और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ और ये इस तरीके से, ये CH2 कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्या होगा? इस निकेल की प्रेजेंस में ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा और जैसे ये एक बॉन्ड टूटा तो ये हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखो हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड हुए? अब 1 2 3, 1 2 3, 3 हुए। मतलब क्या कि इसके पास, दोनों के पास एक एक जगह खाली है। तो क्या होगा? ये 2 हाइड्रोजन जो आपने ले रखे थे, वो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। इसलिए ये अब क्या बन गया? CH3 CH3। इस तरीके से ये रिएक्शन पूरी हुई और ये बन गया इथेन। देखो बोर्ड एकदम सीधा आ गया। राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। इथेन की हाइड्रोजनेशन, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। क्या नाम है? हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। सीधा आ गया कि इक्वेशन लिखिए तो इस तरीके से लिखोगे। हाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने रिएक्शन के दौरान क्या किया? हाइड्रोजन को इसमें ऐड कराया। देखो यहां पर हाइड्रोजन नहीं था, यहां पर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, इसलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। कुछ और बात करेंगे फटाफट कि हमें केमिकल रिएक्शंस क्या बताता है, केमिकल इक्वेशन। अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो आप कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, मैं अभी बैलेंस बेसिक ही बता रहा हूं इसलिए आपको ये बार बार रिएक्शन यही ले रहा हूं मैं। अब इस रिएक्शन को देखकर आपको पहली चीज क्या पता पड़ेगी? तो पहली चीज क्या पता कि रिएक्शन, पहली चीज तो हमको ये पता पड़ा कि हाइड्रोजन हमने कितना लिया, ऑक्सीजन कितना लिया और कितना वाटर बना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो केमिकल इक्वेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये देख के आपको समझ में आ रहा है ना कि 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का, 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं। तो ये हमको देख के पता पड़ रही है। तो पहली चीज तो हमें ये पता पड़ गई। दूसरा, अगर इसके ऊपर मान लो हीट और ऐसा कुछ भी लिख रखा हो तो हमको ये पता पड़ रही है कि यहाँ पर क्या है, कोई स्पेशल कंडीशन काम में आ रही है। और एक बात और याद रखना, हीट के लिए हीट यूं लिखा भी होगा या हीट के लिए ऐसा सिंबल ट्रायंगल दे रखा है तो आपको समझना है ये हीट की बात हो रही है। इट इज अ सिंबल ऑफ हीट। क्लियर? दूसरा। तीसरा, केमिकल इक्वेशन गिव्स अस अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये जानकारी भी हमें कौन देता है? केमिकल इक्वेशन। अब पहले इन दोनों को समझना। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट की बात करो या कोई भी एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और द प्रोसेस इन विच, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व। देखो यहां पर 2 चीजें, एक तो आता है इन्वॉल्व, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन में ये दे रखा होगा, और एक आता है इवॉल्व। तो इन्वॉल्व मतलब क्या? जिसमें एनर्जी हम लगा रहे हैं, और इवॉल्व का मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब क्या कि मान लो ये A प्लस बी की रिएक्शन है और C प्लस डी बन रहा है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए मैंने एनर्जी लगाई, और एनर्जी कैसे लगाऊंगा मैं कि मान लो मैंने इसको गर्म किया या इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी,
किसी भी तरीके से मैंने इसमें एनर्जी लगाई रिएक्शन कराने के लिए, तो वो मेरी कहलाएगा एंडोथर्मिक। क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक के लिए मेरा साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब किसी भी रिएक्शन के पीछे प्लस 1273 कैलोरी ऐसा कुछ लिखा है, तो प्लस देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। कैसी है? एंडोथर्मिक। और अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं, किसकी बात करूं? एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी रिलीज होगी। और इसका एक सीधा साधा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आपको घर पे ट्राई कर सकते हो। क्या करना है, आप लोगों ने देखा होगा जो लाल दवा आती है या चूना आता है लाइनिंग करने का, सभी जानते हो लाइनिंग करने का चूना, अगर कहीं से मिल जाए तो आप प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हो। लाइनिंग करने का जो चूना है वो लेना है, उसको एक कंटेनर में डालना है, पानी लेना, उस पानी के अंदर चूना डालो और फिर उस पानी को छुओ। जो पानी ठंडा था वो पानी गर्म हो गया। क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में ठंडा पानी लेना है और उसके अंदर आपको डाल देना है चूना। जैसे ही चूना डालोगे फिर पानी को छुओ, पानी जो ठंडा था वो गर्म हो गया। आखिर वो गर्म क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि चूना जो होता है वो है CaO प्लस H2O, और इस रिएक्शन के दौरान क्या होती है? हीट रिलीज होती है। जो कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। वो हीट कहां से आई? रिएक्शन से निकली है। तो जब रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, तो मैंने ये कहा ना, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी बाहर आती है। जिसमें एनर्जी लगाते हैं वो एंडोथर्मिक, जिससे एनर्जी बाहर आती है वो एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब जहां पर भी रिएक्शन के पीछे माइनस लिखा होगा वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स कि केमिकल इक्वेशन हमको प्रोसेस का नेचर बताती है, वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगली चीज, केमिकल इक्वेशन हमको क्या बताता है? तो इट गिव्स अस अबाउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अगर सिंगल साइड एरो है तो आपको पता पड़ जाएगा कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है। अगर दोनों तरफ एरो है तो हमको ये पता लग जाएगा कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नेचर में। तो रिवर्सिबिलिटी का पता पड़ता है। बहुत सारी बातें केमिकल इक्वेशन से हमने जानी है। फिजिकल स्टेट के बारे में पता पड़ता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पता पड़ता है। तो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक हमने जो बात करी वो केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताता है, केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो लिमिटेशंस क्या है? अब आपको मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, सारी चीज पता पड़ेगी आपको। ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, ये प्रोडक्ट्स है। यहाँ ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूंगा तो फिजिकल स्टेट पता पड़ जाएगी, यहाँ कुछ लिखूंगा तो कंडीशन पता पड़ जाएगी, यहाँ प्लस माइनस लिखूंगा तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सब पता पड़ जाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको पूछूं, क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन कब पूरी होगी? क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन कब पूरी होगी? तो पहला यही ड्रॉबैक है, यही इसकी लिमिटेशन है। इट डज नॉट टेल्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये कभी भी रिएक्शन कब कंप्लीट होगी इसके बारे में जानकारी नहीं देता, पहला पॉइंट। दूसरा, अभी मैंने यहां पर रिएक्शन लिखी थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2। तो आपको क्या ये पता है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आपने कितनी ले रखी है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपने कितनी ले रखी है, और वो H2 किस कंसंट्रेशन में बनेगा? क्या आपको ये पता है? नहीं ना, नहीं पता ऑब्वियसली। जैसे मैं आपको लिख दूं कि यहां कोई रिएक्शन हो रही है, HCl प्लस NaOH की रिएक्शन हो रही है, और आपको पूछा जाए कि HCl की कंसंट्रेशन रिएक्शन केमिकल इक्वेशन से देखकर बताओ, तो कहीं पर भी केमिकल इक्वेशन में इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखी होती। तो क्या बताएंगे? इट नॉट टेल्स अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दूसरा, और इट डू नॉट डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स। अगला,
कि आप केमिकल काइनेटिक्स को नहीं बताता कि क्या स्पीड है। आपको कोई पूछ ले रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, तो ये हमको नहीं पता। ये स्पीड के बारे में नहीं बताता, ये कंप्लीशन कब होगा ये नहीं बताता, कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बताता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक केमिकल इक्वेशन, जो पूरा होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका आज का होमवर्क मैं बता चुका हूँ। इनसाइड द टेक्स्ट बुक और बैक साइड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जहां पर भी रिएक्शन को बैलेंस करने वाली इक्वेशन दे रखी है, उन इक्वेशन को आप सभी बैलेंस करेंगे, उनका फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप करें। मान लो कोई इक्वेशन आपसे बैलेंस नहीं होती है तो भी मुझे पूछें। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले वो इक्वेशन कराऊंगा, फिर आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए। देखिए, स्कूल स्टार्ट होने से रिगार्डिंग अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको घर पर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। इसलिए आपको ये चैनल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि की तैयारी करने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना नहीं भूले कि सर हमने वीडियो देख लिया है। आप किसी भी स्कूल से हो लेकिन अपना नाम जरूर लिखें। जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोड़ा। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अब टाइम है ऑनलाइन स्टडी टास्क नंबर 2। जी बिल्कुल, मैंने अभी कुछ समय पहले ऑनलाइन स्टडी का टास्क का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर हमने एसिड, बेस और इंडिकेटर्स के बारे में बात करी थी। और ऑनलाइन स्टडी के अंदर ही मैंने एक दूसरा टास्क दिया था जिसके अंदर हमारे डेली यूजेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हम फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बना सकते हैं, उस आधार पर मैंने एक टास्क बताया था। मैंने कहा था बच्चों को कि आप विनेगर लीजिए और बेकिंग सोडा लीजिए। बेकिंग सोडा, विनेगर में बेकिंग सोडा डालने पर उसकी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर है कि वो किसी भी आग को बुझा देता है। तो ये एक होममेड फायर एक्सटिंग्विशर हम बना सकते हैं। ये टास्क मैंने बच्चों को दिया था और मुझे खुशी है कि कई सारे बच्चों ने इसका टास्क बनाकर भेजा। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, नेहल पंचाल एंड मयंक और हनी एंड कल्पक, साथ ही राहुल जोशी करके एक बच्चा है जिसने मुझे हमें ये वीडियो भेजा था, प्रशांत अग्रवाल करके एक बच्चा है जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं नाम मिस आउट कर रहा हूं, लेकिन कई सारे बच्चों ने इस वीडियो को हम तक पहुंचाया। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो सबसे पहले हमें वीडियो भेजेगा उसका वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो पहला वीडियो जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है नेहल पंचाल और मयंक जी। बिल्कुल, इन दोनों ने एक वीडियो हमें बनाकर भेजा है जो अच्छा भी, और लेकिन सबसे पहले भेजा था, इसलिए उनको प्रायोरिटी देते हुए हम अपलोड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी स्टूडेंट्स ने जो भेजा वो वीडियो अच्छा नहीं है। हमने जो कमिटमेंट करी थी उस हिसाब से फर्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे। बाकी वीडियो बाकी बच्चों के भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस थे, और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो हम तक नहीं पहुंचाए। तो एक टास्क हमारा और बाकी है जिसमें अब तक हमें एक भी वीडियो नहीं मिला है। जिसका वीडियो हमें सबसे पहले मिलेगा उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे। और वो टास्क है, मैंने कहा था कि ऑनलाइन स्टडी जो भी चल रही है उसकी रिगार्डिंग फीडबैक का एक वीडियो आपको बनाना है। कैमरे के सामने आपको खड़ा रहना है और आपको वो कैसा लग रहा है इस लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन स्टडी अपने स्कूल के द्वारा कराई जा रही है, उससे रिगार्डिंग आपकी फीडबैक क्या है, आपको कैसा लग रहा है, क्या ये वास्तव में आपके लिए फायदेमंद है या इसमें कोई और सुधार की गुंजाइश है, आप क्या चाह रहे हैं, उससे रिगार्डिंग एक फीडबैक का वीडियो बनाएं। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, तो आप इस चीज का एक फीडबैक वीडियो बनाएं और वो हम तक पहुंचाए। जिसका सबसे पहले वीडियो आएगा उसका मैं टास्क नंबर 3 में पहले अपलोड करूंगा। तो आइए आज हम देखते हैं हमारा ऑनलाइन टास्क नंबर 2, फायर एक्सटिंग्विशर, होममेड फायर एक्सटिंग्विशर। धन्यवाद। Hi friends, I am Mayank Joshi. And I am Nehal Bansal. We are from Little Angel Senior Secondary School, Ganoda. Now we are going to perform a task given by Dikshit sir, in which we will make a fire extinguisher by the help of baking soda and toilet cleaner. We know that
toilet cleaner is acid and baking soda is base. By mixing it, a gas will formed named carbon dioxide. So let's start the video. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बोतल में हमने एसिड ले रखा है और इसमें हम बेस मिक्स करेंगे या बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे, जिससे अंदर एक गैस फॉर्म होगी, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे हम इस आग को बुझाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे ये जो आग है वो बुझ गई है। तो इसे हम घर पे भी बना सकते हैं बेकिंग सोडा और टॉयलेट क्लीनर की हेल्प से। थैंक यू। Hello friends, my name is Sunny Jain. Myself, Kalpak Jain. We are from Little Angel Senior Secondary School, Ganoda. As we all know, we all are passing from critical situation COVID-19. In this dangerous situation, we are learning the online classes. In these online classes, our teacher Dixit sir had given a task when we are studying the subject chemistry. He had given a task in which we have to produce the carbon dioxide gas, whose molecular formula is CO2. So here we will perform an experiment in which we have to make a reaction by which the carbon dioxide gas is produced. So as we know, the carbon dioxide gas, the work of carbon dioxide gas is fire as fire extinguisher. The carbon dioxide gas works as fire extinguisher. Here we have taken two reactants. The first is HCl, which is acid and which is also used as toilet cleaners. And here is baking soda, whose molecular formula is NaHCO3 and which is used as eating soda. We can use the eating food preservatives. So we use this when these two reactants react with each other. They will it is base, the baking soda is base, it is acid. So when acid and base react with each other, they form salt and water. So here it will form salt and water and carbon dioxide gas. So कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रोड्यूस होगी तो ये जो आग है वो बुझ जाएगी। तो हम आज के एक्सपेरिमेंट में वही बताना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रोड्यूस होती है। हम इसको बेकिंग सोडा में मिलाएंगे। ये बेकिंग सोडा में हमने HCl गैस डाली। ये HCl आप देख पा रहे हमने डाला इसमें। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब जैसे ये आप देख सकते हैं इधर ये गैस बुझ गई। तो ये था हमारा